नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर के साथ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन सहित अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में अलग अलग कर्मचारी यूनियन ने 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका असर बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार 28-29 मार्च यानी आज और कल अलग अलग कर्मचारी संगठन 2 दिनों के हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के साथ ही लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद हो गया है। दरअसल 26 और 27 मार्च को शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक बंद था और अब हड़ताल के कारण 2 दिन बंद। आपको बता दें 2 दिन तक बैंक का कामकाज ठप रहेगा। वहीं बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में तकरार देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को लखनऊ में सपा गठबंधन के विधायकों की प्रस्तावित बैठक में आमंत्रण न मिलने से नाराज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच गए। 26 मार्च को सपा मुख्यालय में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल को आमंत्रित नहीं किया गया, तो नाराज शिवपाल ने पत्रकारों से कहा कि वो अब अपने गृह जिले इटावा जा रहे हैं, जहां अपने लोगों के बीच बैठकर के निर्णय करेंगे और इसके बाद कोई सही ऐलान किया जाएगा। इटावा में हुए एक समारोह में शिवपाल यादव ने कहा था कि हमें हनुमान की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने लंका में युद्ध जीता था। उन्होंने आगे कहा कि ये हनुमान थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। अंत में सत्य की जीत होती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश के साथ खड़े हो गए थे। विधानसभा चुनाव में शिवपाल अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर विधानसभा से सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे सपा गठबंधन के पक्ष में नहीं आए। आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कलह शुरू हो गई थी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था। वहीं बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि बांदा से है। बांदा में जिला अस्पताल में एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मरीज की जान खतरे में पड़ गई। क्या कुछ हुआ, यह भी हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त की 3 बड़ी खबरें, पहली कानपुर से, दूसरी लखनऊ से और तीसरी बांदा से। जिस तरीके से बैंक यूनियन हड़ताल पे है 2 दिन की, और पिछले 2 दिन की अगर बात कर लें तो शनिवार और इतवार और आज और कल यानी 28 और 29 तारीख को भी बैंक बंद रहेंगी, यानी कि ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुकी रहेंगी। दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो चाचा शिवपाल यादव से एक बार फिर से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं भतीजे अखिलेश यादव, और ऐसे में बड़ी बात यह है कि 2017 से पहले जो रार पार्टी के अंदर देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और पहली खबर जो है कानपुर से, जिस तरीके से यूनियन जो है बैंक यूनियन वो हड़ताल पर है 2 दिन की। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमसे जुड़ चुकी हैं। सारिका, जिस तरीके से बात की जा रही प्राइवेटाइजेशन की, आपने वहां पर लोगों से बात की है जो बैंक कर्मचारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उनको क्या कुछ नुकसान है, और अगर नहीं होता है, पब्लिक सेक्टर में ही रहती हैं बैंकें, तो फिर उनको क्या कुछ फायदा है? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताना कि केंद्र की तरफ से ये आह्वान किया गया है, मतलब कानपुर जनपद की जितनी भी बैंकें हैं या फिर जो बैंक शाखाएं हैं, वो सारी जो है 2 दिन के स्ट्राइक पर रहेंगी। सभी कर्मचारी 2 दिन का स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि निजीकरण हो रहा है। कम से कम 14 मांगे ऐसी हैं पूरा करना है, तो उसको लेकर पूरे जनपद की जो बैंकें हैं वहाँ के कर्मचारी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की स्ट्राइक पर रहे हैं। उन्होंने यहाँ बैठकर
सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करी और निजीकरण कराने का जो प्रस्ताव है उसको दूर करने के लिए, बहाली के लिए नारेबाजी करी है। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय है उनका ये कहना है कि बैंकों का अगर निजीकरण हो जाएगा तो फिर उनको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, जो उपभोक्ता है वो भी काफी संख्या में आ जाएंगे और उनका फीडिंग होना, कंप्यूटर पर भी भार पड़ेगा। तो काफी चीजें हैं। उसके साथ साथ जो पेंशन बहाली का वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो मौजूदा सरकार थी उसने ये कहा था कि पेंशन नहीं दी जाएगी और उस पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। तो सबसे बड़ी मांग उन लोगों की यही है कि जो पेंशन बहाली है तो वो की जाए, एम्प्लॉयज जो हैं जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाए और तो उन्हें पेंशन मिले। और इस वक्त हम आपको बता दें कि कानपुर शहर में लगभग 500 बैंकें हैं, जिनमें से 100 बैंकें ऐसी हैं जहां पर हड़ताल जारी था। 2 बजे तक की हड़ताल की गई। उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो चले गए हैं, वो कल फिर आएंगे क्योंकि 2 दिन का हड़ताल प्रोग्राम है, आज का संपन्न हो चुका है और कल फिर होगा। इस वक्त हम जो है ना कैनरा बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखा दें कि देखिए बैंक है और बैंक में जो है शटर गिर चुका है, बैंक बंद है पूरी तरीके से। हालांकि जो स्कीम चल रही थी वो जो है यहाँ पर लिखी हुई है गोल्ड लोन प्लाजा की स्कीम, उसके अलावा जो बैनर है वो लगा दिया गया है और उसमें साफ लिख दिया गया है। ये देखिए, ये वो बैनर है जो बैंकों के बाहर लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक, मतलब 28 और 29 मार्च को बैंक बंद रहेगी, बैंकों में हड़ताल रहेगी और कर्मचारी जो है जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करी जा रही है कि उनकी जो मांगे हैं उनको उन पर ध्यान दिया जाए, उनको पूरा किया जाए। सर का एक बात यहाँ समझने वाली होगी, ऑडियंस समझना जरूर चाहेगी कि जिस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इस बात को मान रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं एनपीए, उनका जो एनपीए है वो कम होता है। अगर सरकारी बैंकों की बात कर ली जाए, उससे जो कर्ज लिए जाते हैं वो एनपीए की रकम लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाती है और ऐसे में 2 लाख करोड़ के आसपास उनकी रकम पहुंचती है प्राइवेट बैंक की। तो ऐसे में अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे गुरेज क्या, दिक्कत क्या, उनको तो सारी फैसिलिटी मिलेंगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बातचीत करी जाए, क्योंकि प्राइवेट जो बैंकें हैं वो काफी संख्या में, और उनको जब उनका निजीकरण कर दिया जाएगा, वो जो सरकारी बैंकें हैं उनको प्राइवेट बना दिया जाएगा और उसके अलावा एक समान सुविधाएं दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो धनराशि है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो ज्यादा धनराशि दी जाती थी अब वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर में ला दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट चलिए कुल मिलाकर के कर्मचारियों की दिक्कत इस बात से है कि जो गवर्नमेंट है अगर उसकी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं वो अपना हित इसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। सर का आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पे तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि गवर्नमेंट इसलिए चाहती है प्राइवेटाइजेशन, जिससे कि जो एनपीए का जो एक बड़ा धन जो होता है वो डूब जाता है, जो बैंक कर्ज देती हैं कंपनीज को और फिर कंपनीज जो अपने आप को कह देती हैं, दिवालिया घोषित कर देती हैं और कहती हैं अब हमारे पास कुछ नहीं है, और ऐसे में एनपीए जो है वो बहुत ज्यादा पैसा उसमें डूब जाता है जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं। ऐसे में गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अब देखना यह होगा कि आगे आखिरकार इस हड़ताल का निष्कर्ष क्या निकलता है। दूसरी खबर की बात कर लें, जिस तरीके से अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ समीकरण कहते हैं, इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इसके क्या मायने माने जाए? चुनाव के पहले एक हो जाते हैं, चुनाव के बाद उनको बिल्कुल अलग रास्ता, उनको कोई फोन तक नहीं करता विधायक दल की जब मीटिंग होती है। देखिए, हाँ, पारिवारिक मामला है ये जी, और चुनाव के पहले परिवार का एक ऐसा दबाव चला जी कि शिवपाल को हर शर्त स्वीकार करके अखिलेश के पास आना पड़ा जी। अब जैसे ये ताजा मामला है कि उनकी गुस्सा इस बात पे है कि साहब हमको सपा के विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया जी, और इसका दर्द उनका इतना झलका कि वो चले गए, बोले हम जसवंत नगर जा रहे हैं। हाँ, और वहां पर भी अब रामायण का और महाभारत का पाठ कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं वो युधिष्ठिर ने अगर दुर्योधन से सीधा जुआ किया होता तो वो कोई बात नहीं थी, लेकिन शकुनी ने जो है पासा फेंका तो हम समझ गए कि हार जाएंगे। मतलब सीधा सीधा बड़ा इन्होंने कटाक्ष किया जी। दूसरा कहा कि हनुमान जी थे, राम,
अब उसको तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जी उन्होंने सीधे सीधे शिवपाल ने कहा कि भाई देखिए हनुमान ही शक्ति थे, जो राम बन गए होंगे राम, लेकिन हनुमान शक्ति थे, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें जी तो शिवपाल गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? हाँ कि शिवपाल ने अपना एक राजनीतिक दल अलग बना रखा, जी, प्रसपा। उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय नहीं किया है, हाँ, ना उन्होंने अपनी पार्टी को भंग किया है। जी, वो अभी गठबंधन में है, गठबंधन में जी, जिस तरीके से राजभर की पार्टी हाँ। का गठबंधन हुआ, महान दल की पार्टी का गठबंधन हुआ, ऐसे उनका गठबंधन हुआ। ये बात दूसरी है कि उनको साइकिल चुनाव चिन्ह दिया गया, और इसलिए भी दिया गया कि शिवपाल भी चाहते थे कि जो उनका चुनाव चिन्ह है वो कहीं मेल नहीं खाता है, तो दे दिया गया। अखिलेश ने पल्लवी को चुनाव लड़वाया, उसमें उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह दे दिया, हाँ। जिन्होंने तो केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। बिल्कुल, मेरा सीधा कहना कि तकनीकी दृष्टि से गलत है। अब जैसे आज गठबंधन की जो है बैठक हो रही है, आज हो रही है शाम को, हाँ। और उसमें उन्होंने राजभर को बुलाया है, उन्होंने महान दल को भी बुलाया है, जनतांत्रिक पार्टी को भी बुलाया है, राष्ट्रीय लोक दल को भी बुलाया और शिवपाल को भी बुलाया। हाँ। आप कह रहे हैं कि शिवपाल पे सस्पेंस है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अगर यूं तकनीकी दृष्टि से देखा जाए जी, तो शिवपाल का कहना गलत है। उनको ये मानना चाहिए कि वो गठबंधन के एक अंग है, इसलिए उनको बुलाया गया। लेकिन वो क्या चाहते थे? वो सोच रहे थे कि बस अब हम सपा में आ गए, सपा के चुनाव चिन्ह से लड़ लिए हैं, अब जैसा वापसी हो चाहेंगे। इसीलिए जसवंत नगर चले गए, जसवंत नगर से फिर अपने नेताजी के पास, मुलायम सिंह के पास चले गए, बार वहां रोना रोया है कि भैया बताइए ये सब कैसे क्या हो गया। लेकिन उसके बाद जब लखनऊ आ गए हैं, अब देखिए हाँ। क्या ताजा स्थिति होती है। अब मीडिया है, वो सब तो दूरियां बताएगी ही और सब कुछ होगा ही, हाँ। लेकिन सच बात तो ये है कि ये जो तकनीकी दृष्टि से उनका एक गठबंधन है और आज गठबंधन दलों की बैठक है, उसमें उनको बुलाया गया, तो कोई गलत भी नहीं है। रमेश जी, एक बात यहां समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही थी, अब अखिलेश यादव बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं मलाल है उनको, शिवपाल को। नहीं, अब नेता प्रतिपक्ष के लिए अब किसने बात की? क्या ये अखिलेश ने की थी? नहीं, ये तो राजनीतिक गोटे बिछाने वाले विश्लेषक, मीडिया, ये सब उछाल देते हैं जी, इसलिए उछाला उस समय जी, कि इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश लोकसभा में रहेंगे। हाँ। अब स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में रहेंगे तो विपक्ष का नेता कौन होगा? बिल्कुल। क्योंकि इनके जो राम गोविंद चौधरी चुनाव हार गए, हाँ। जो पहले थे विपक्ष के नेता सपा के, वो चुनाव हार गए, तो अब कोई ना कोई चाहिए। तो ये हुआ गया कि शिवपाल जो है बहुत इनके विश्वास पात्र हैं, साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े हैं, सब कुछ है, तो इनको बनाया जा सकता है, ये कयास लगे थे। अब इसी कयास को, ये राजनीतिक पंडितों की बातों को लेकर के उन्होंने अगर ये मन में बैठा लिया कि हम विपक्षी नेता, और अखिलेश ने तुरंत ट्रम्प कार्ड खेल दिया क्योंकि उन्होंने 2024 का चुनाव देखना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो लोकसभा से हटे, हम विधानसभा में आएंगे, सांसद ही से दे दिया उन्होंने, तो इस्तीफा दे दिया। और बड़े दमदारी के साथ में, क्या आवाज ही देखे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात, और कह रहे हैं हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब सकारात्मक कितनी निभाएंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन इस तरीके की बातें ये जो है दूरियां और बढ़ाती हैं। जरूरत ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे तो काम बनेगा। रमेश जी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी, जो डैमेज हुआ था 2017 में शिवपाल के अलग हो जाने के बाद, 2022 में गठबंधन कर लेते हैं, हालांकि दूसरे दल से होते हैं, लेकिन सिंबल इन्हीं का मिलता है, अखिलेश का। अब एक बार फिर से जिस तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं, ये अगर आवाज हुई है तो दूर तलक जाएगी, 2024 तक जाएगी। क्या इसका असर देखने को मिलेगा भविष्य में? क्या कुछ बयानबाजी निकल के आती है, आज वो बैठक में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, इस तरीके की बातें होंगी जी, लेकिन असर कुछ खास नहीं होगा जी। क्यों? जी, इन्होंने प्रस्पा बनाई जी, और लोकसभा का चुनाव लड़ा, हाँ, इन्होंने कुछ कम तो नहीं किया जी। आप जो है फिरोजाबाद की सीट पर चले गए जी, किसके खिलाफ चुनाव लड़े?
अक्षय प्रताप। बिल्कुल। कौन थे? चौधरी राम गोपाल, आपके परिवार के, पारिवारिक। आपके भाई, बिल्कुल, उनके बेटे के खिलाफ चुनाव बिल्कुल, लड़े और खुद हारे, उनको भी हरा दिया। हाँ, अगर ये दोनों वोट मिला दिए जाते अक्षय हाँ, और शिवपाल के, हाँ, तो अक्षय जीत जाते जी। तो आप वहां भी, तो आप कुछ कर तो नहीं पाए। और ये बात शिवपाल जानते हैं अच्छी तरीके से जी, कि अकेले रह के कुछ कर नहीं सकते जी, ठीक है, आपका अपना रुतबा है, आप कह सकते हैं कि साहब सपा को बनाने में मैंने बड़ा भारी योगदान किया था, खून बहा दिया था, पानी बहा दिया था, इसमें भी दो राय नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश का लालन पालन हम ही ने किया था क्योंकि उनकी माता जी बीमार रहती थी, तो ये भी सही बात है, ठीक सब है। कुछ सही बात है। हाँ। लेकिन जब सत्ता की बात आती है, सरकार की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो आदमी हर प्रकार का गुणा भाग करके ही चलता है, उसमें भी परिवार नहीं चलता है। तो उस समय आप उदाहरण, अच्छा मैं एक ही बात पूछूं कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब वो हनुमान जी थे और ये थे, तो अगर हनुमान जी थे, सब कुछ थे, तो फिर सरकार बन जानी चाहिए थी सपा की, तो लेकिन फिर क्यों नहीं बन पाई? जी, अगर आप अपने को ये प्रस्तुति दे रहे हैं जी, तो आप ये कह सकते हैं साहब इतनी ऊंचाई पर हमने ले गए, अब कौन ले गया, क्या ले गया, ये समीक्षा का बिंदु है। और अखिलेश ने भी देखा है कि अगर कोई ऐसी स्थितियां आई हैं तो वो भी बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि ताकि आने वाले भविष्य में भी कोई ऐसी विषम परिस्थितियां न खड़ी हो जो पहले खड़ी हो चुकी हैं। आपने भी एक जिक्र किया, गर्मजोशी से मिले हैं योगी आदित्यनाथ से आज सदन के अंदर, हाउस के अंदर। ऐसे में कह रहे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हालांकि आपने कहा कि अब कितनी निभाते हो, बात सही है आपकी बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव 2012 से 2017 और 2017 से 2022 तीन चुनाव, और ऐसे में अब आप उनको कितना गंभीर मानते हैं? क्योंकि वो अब कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे नजर आते हैं, वो बिल्कुल अपनी बातों को जब रखते हैं तो पब्लिकली इतना अच्छे से रखते हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जो उनका एक बोलने का तरीका है वो बदल गया है। ऐसे में राम गोपाल का आपने जो जिक्र किया, उनके बेटे का जिक्र किया, पूरा परिवार, पूरा कुनबा उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है अखिलेश के साथ, अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या माना जाए, एक बार फिर से मुलायम बीच बचाव में आएंगे, दोनों को मिलाने की भूमिका करेंगे, क्योंकि इस समय वो अस्वस्थ चल रहे हैं? हालांकि देखिए, मुलायम सिंह का तो ये प्रयास रहेगा ही जी। कि उनका परिवार एक रहे। हाँ। और सच बात तो ये है कि मुलायम सिंह का ही नहीं, हाँ। मुलायम सिंह के जो और भाई हैं जी, वो सब इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक रहे, जी। और जब एक परिवार रहेगा तो हाँ। काम बन जाएगा। हाँ। सच बात तो ये है। हाँ। लेकिन वो चीजें नहीं बन पा रही हैं। और जहां तक आपने कहा अखिलेश की भूमिका को, तो देखिए, जिस समय अखिलेश पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उनके पास कितने मुख्यमंत्री थे आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं कि उस समय फ्रीली काम ही नहीं करने दिया गया अखिलेश को। जी, कहीं कौन मुख्यमंत्री, कहीं 4 मुख्यमंत्री, कौन, कहीं मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, शिवपाल, आजम खां मुख्यमंत्री, शिवपाल मुख्यमंत्री, राम गोपाल मुख्यमंत्री। जी। अब मैं एक जिक्र नहीं करूंगा, उस समय एक IAS अधिकारी थे, उनके लिए भी कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर ये स्थितियां थी। जी। तो जो उनको काम करने, क्यों, कहीं चाचा जी की चिट्ठी आ गई, कहीं उनके चिट्ठी, अब वो मानना पड़ेगा। अब अखिलेश ने हाँ। इन सब जो मिथक थे सब वो तोड़ दिया। हाँ। सब प्रपंचाओं को तोड़ दिया। हाँ। अब वो विशुद्ध एक राजनीतिक रूप में सामने आए हैं, और अब वो परिपक्व इसलिए देख रहे हैं हाँ। क्योंकि उन्होंने बाकायदे अध्ययन किया है, और स्वयं भी पढ़े लिखे हैं जी। अध्ययन किया है, राजनीति का अध्ययन किया है, राजनीति के उतार चढ़ाव को देखा है, इसलिए अब ज्यादा नई भूमिका में, और कहा जो जा रहा है ना कि सपा नई भूमिका में है, तो वो देखने को निश्चित रूप से मिल रही है। इसीलिए वो वंशवाद, परिवारवाद की छवि से अपने को दूर कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे भी, अब देखिए, भ्रष्टाचारी में जब नाम लिया जाता तो शिवपाल के तो नाम लोग लेते थे, योगी आदित्यनाथ हो गए, कहें कि साहब वो चाचा भतीजे सब लग जाते थे। जी। तो ये कौन थे? तो उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए एक स्वच्छ छवि बनाने का जो एक अभियान चलाया है, निश्चित रूप से इसमें एक राजनीतिक परिपक्वता दिखाई दे रही है। ठीक बात है। आगे अखिलेश के सामने विपक्ष की भूमिका में रहना कितनी बड़ी चुनौती होगी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी? देखिए, विपक्ष की तो भूमिका बहुत
श्रेष्ठ होती है जी। और खास तौर से लोकतंत्र में जी। और जितना विपक्ष लड़ता है उतना ही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती हैं ठीक। कि अब आप सरकार बन गई है तो 5 बार, इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष सदन में भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार है, योगी सरकार भी हमला अच्छी तरीके से करती है तो उसका भी तार्किक हमला करना पड़ेगा। जी। तो एक तो हमला करना पड़ेगा, जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सड़क पर आना पड़ेगा। बिल्कुल, जो सड़क पहले से लड़ाई लड़नी क्या कहा पड़ेगी। जाता है हाँ। आप 4.5 साल सोते रहे, यही तो इनके ऊपर आरोप भी जी, लगता था बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो अब इन्हें वही बात है ना, सदन से सड़क तक। हाँ, तो जब ये चैलेंज लेकर के चलेंगे हाँ। और साथ में जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, हाँ। उसमें भी बीच बीच में फुर बातें होने लगती। राजभर भी कुछ कहते हैं, अलग नजर आते हैं। कहीं हाँ। राजभर, कहीं केशव दो स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इन सबको मिला करके हाँ। भी हाँ। चलने की जरूरत है और यही इनकी अग्नि परीक्षा होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब समाजवादी पार्टी के सामने अग्नि परीक्षा जरूर है, लेकिन जो उनका कार्यकर्ता है डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सड़क पर लाठी तक वो खाता है आम आदमी के लिए। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है अब आगे बढ़ रही है, अखिलेश बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, परिपक्व नजर आ रहे हैं। 2012, 2017 और 2022 जिस तरीके से उन्होंने चुनाव देखे, अब वो परिपक्व नजर आ रहे हैं। अब वो विपक्ष में किस तरीके से बोलते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से सरकार को घेरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक और खबर है, उसका जिक्र करेंगे, उस पर आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे। धरती पर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भगवान का दर्जा मिला है, क्योंकि उनका काम ही है कि बिना भेदभाव के हर किसी की जान बचाना। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर जिंदगी बचाने वाला ही जिंदगी का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? यूपी के बांदा जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मेडिकल स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें ट्रामा सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मरीज की जान मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से खतरे में पड़ गई। पूरा मेडिकल स्टाफ उस महिला की जान बचाने में लगा रहा। अब सोचिए, जब जीवन के रक्षक ही भक्षक बने तो कैसे बचेगी मरीजों की जान। पेट में दर्द हुआ। अच्छा, हम यहाँ ट्रामा सेंटर लेकर आए, डॉक्टर ने सुई लगाई तो सुई अंदर रह गई और प्लास्टिक बाहर निकल आया। अच्छा, उस समय से हम इनको लिए परेशान है। कहीं एक्सरे करा के आ गए, एक्सरे में स्पष्ट सुई दिखाई दे रही है। कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, न तो वहाँ ऑपरेशन वाले सुन रहे हैं, न तो यहाँ इनको अभी तक भर्ती किया गया है। मात्र सब डॉक्टरों की लापरवाही की मचाए पड़े। जरा गौर करिए, एक बीमार महिला को उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद एक ट्रेनी मेडिकल स्टाफ ने दर्द का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद सुई की निडल शरीर के अंदर ही रह गई। कुछ देर बाद महिला दर्द से करहार उठी, तब परिजनों में हड़कंप मच गया। स्थिति बिगड़ती देख मेडिकल स्टाफ मौके से फरार हो गया है। बवाल मचता देख जिला अस्पताल के सीएमएस मौके पर पहुंचे और तुरंत मरीज का एक्सरे करवाया। मामला जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का है। इस मामले में जिला अस्पताल के इंचार्ज सीएमएस डॉक्टर एसएन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक मरीज को इंजेक्शन लगाया गया है। जैसे ही सिरिंज खींची गई तो जॉइंट से निडल खुल गई। मामले का तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत डॉक्टरों की टीम लग गई है और मामले की जांच कराई जा रही है। देखिए, एक जो है ये उसको इंजेक्शन लगाया गया और जब सीरिंज इंजेक्शन लगा के सीरिंज खींची गई है तो जहाँ सीरिंज जो स्टील की होती है और जहाँ प्लास्टिक पे उसका जॉइंट होता है हब पे, उस जॉइंट से खुल गया है। संभवतः एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऐसा होता नहीं है कभी। जो मेरे जीवन में पहली बार ये पहला केस है देखने को मिला, तो उसका हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया, उसका एक्सरे कराया गया और ओटी में ले जाके हमारे सर्जन और आर्थोपेडिक सर्जन ने मिलकर तुरंत उसका जो नीडल निकाल लिया। तो मैं इसको भी देखूंगा कौन सी कंपनी की है, ये देखा है मैंने और देखूंगा इसको। उसमें और कोई नीडल, उस कंपनी की तमाम नीडल सप्लाई में आ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में हुआ। हो सकता है गर्मी की वजह से या जो भी हो, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। फिर भी हम उसको देखेंगे क्यों हुआ। कहते हैं कि भगवान से कभी गलती नहीं होती, लेकिन जब धरती के भगवान ही इस तरह की लापरवाही सामने आई कि किसी की जान पर बन जाए तो क्या कीजिएगा। गुहार लेकर फिर पीड़ित जाए तो जाए कहाँ, जब भगवान ही जान का दुश्मन बन बैठे। लेकिन ऐसी स्थिति में एक सवाल तो उठना लाजमी है
कि आखिर इतने ट्रेनिंग और सालों के एक्सपीरियंस का क्या। सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर हुक्मरानों का क्या, जो अब तक चुप हैं और सिर्फ कार्रवाई की बात कहकर मामला टालते हैं। खैर, स्थिति विकट है। अब देखना बाकी है कि आखिर कब मरीज और उसके परिजनों को न्याय मिलेगा। के कारनामे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला बांदा जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां पर पेट दर्द से पीड़ित महिला जब इलाज के लिए बांदा अस्पताल आई तो उसके पेट में सुई जो लगाई गई दर्द के लिए, उसकी निडल पेट के अंदर ही रह गई। अब स्वास्थ्य अधिकारी केवल अचंभित हैं और बता रहे हैं कि ऐसा मामला मेरे कैरियर में पहली बार सामने आया है। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब ये स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होंगी और मरीजों को उचित इलाज में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।